जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अनुज कुमार और कैसे हैं आप लोग। आज हम उपस्थित हैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर के। पोषण क्या होता है उसका पार्ट नंबर 2। इसमें आपको विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में बताया जाएगा। और पार्ट नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर 2, जिसमें विटामिन और मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं विटामिन्स। तो विटामिन का आविष्कार सन 1911 ईस्वी में फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था। कब हुआ था? सन 1911 ईस्वी में। और किसने किया था? फंक ने किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है। तो विटामिन की आवश्यकता बॉडी को बहुत ही कम होती है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में यदि विटामिन बॉडी को मिल जाए तो भी अपने आप को वह सेटअप कर लेता है, यानी कि उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छे से बूस्ट होता है। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस बूस्ट होता है तो इससे बॉडी को एक रक्षा प्रदान होती है, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। एक तरीके से विटामिन आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसे कि इस समय आप लोग देख पा रहे हैं कोविड-19 का दौर चल रहा है। तो कोविड में डॉक्टर अक्सर आपको सलाह दे रहे हैं कि आप विटामिन सी का सेवन करिए। तो विटामिन सी का सेवन इसलिए करने के लिए कर रहे हैं ताकि आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। यदि आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा तो आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए आपको विटामिन सी लेने की सलाह दी जा रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं बबल के रूप में यहाँ पे कुछ विटामिन ए, डी, B3, B2, सी, B6 एंड के, इस प्रकार से बहुत से विटामिन हैं जो कि आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिगर में कुछ फ्रूट्स हैं। तो विटामिन आपको कुछ पर्टिकुलर फ्रूट से मिलते हैं, तो वो पर्टिकुलर फ्रूट्स आपको खाने चाहिए। और विटामिन का वर्गीकरण भी किया गया है। तो विटामिन का वर्गीकरण, अब विटामिन तो ऐसे ही होता नहीं है कि मतलब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया विटामिन, है कि नहीं। तो विटामिन का कुछ वर्गीकरण किया गया है। तो विटामिन का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से किया गया है कि विटामिन किसमें घुलनशील है। तो विटामिन आपका दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो है भाई जल में घुलनशील और दूसरा आपका है वसा में घुलनशील या कार्बनिक विलायकों में घुलनशील विटामिन। यहाँ पे आप देख रहे हैं जल में जो घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन बी और सी। और जितने भी विटामिन बी और सी को छोड़ करके बच रहे हैं वे सब के सब आपके हैं वसा या कार्बनिक विलायकों में घुलनशील। तो कौन कौन सी विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सब के सब विटामिन वसा में घुलनशील हैं। और जो विटामिन बी होता है, एक्चुअली वो विटामिन बी अकेले नहीं होता है, इसमें भी पार्ट किया गया है। तो विटामिन बी का जो पार्ट है विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B12, B9 इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो जितने भी B1, B2, B3, 6, 12 या 9 वाले विटामिन हैं ये सब के सब विटामिन बी की श्रेणी में आते हैं। तो ये सब विटामिन आपके जल में घुलनशील हैं। ये विटामिन आपके जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो ये विटामिन जल में घुलनशील हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6 ये सब के सब विटामिन आपके एनर्जी से संबंधित हैं। और यह जो विटामिन आपका 12 है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B9 तथा B12 रक्त संबंधित विटामिन है, अर्थात यदि बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है, तो रक्त को बढ़ाने के लिए विटामिन बी से संबंधित जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, फ्रूट्स होते हैं या और भी खाद्य पदार्थ हैं, उनको लिया जाता है। तो उनको ग्रहण करने से बॉडी में
ब्लड की मात्रा इंक्रीज करती है। तो यदि कोई कोई होता है कि गोली खाता है, जैसे कि मेडिसिन खाता है, तो मेडिसिन में आपके विटामिन B9 और B12 का कॉम्बिनेशन होता है। तो या विटामिन B9 या फिर B12 आपको लिखा हुआ 9 दिखे मेडिसिन पे, तो हो सकता है कि उस पर फोलिक एसिड करके कुछ लिखा हो। तो सिरप इसका आता है, इसका टैबलेट भी आता है। तो बाय द वे ये बात की बात है, तो डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं इन जनरल सामान्य रूप से। तो विटामिन से रक्त को इंक्रीज करने के लिए आपके विटामिन 9 और विटामिन B12 होते हैं। और विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल होते हैं और इन जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि नहीं आया तो मार्क्स कट जाएंगे, और यदि आ रहा है तो अनावश्यक रूप से मार्क्स आपको बिल्कुल कम समय में मिल जाता है। तो इसलिए इसे आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लें, काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छोटा सा फिगर है, यहाँ है आपका विटामिन, और वाटर में जो सॉल्युबल विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन बी और विटामिन सी। और फैट यानी कि वसा में सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी कि वसा में घुलने वाले विटामिन, सॉल्युबल का मतलब घुलने वाले, और वाटर में घुलने वाले विटामिन बी और सी, और वसा में घुलने वाले विटामिन बी और सी को छोड़ करके जो विटामिन बच रहे हैं वो आपके वसा में घुलनशील हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है विटामिन का उत्पादन हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विटामिन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता, तो इसको बनाने के लिए हमें बाहर से विटामिन लेनी पड़ती है। जैसे कि खाद्य पदार्थों से हम खाते हैं तो वहाँ से विटामिन मिलते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया या फिर केला हो गया, ये सब खाद्य पदार्थ, चुकंदर हो गया, इन सब खाद्य पदार्थ को लेते हैं, वहाँ से विटामिन मिलती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो विटामिन डी और विटामिन के बॉडी में ही फॉर्मेशन हो जाता है इसका। तो बॉडी में इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन जो होता है सूर्य के पराबैंगनी किरणों से होता है। ध्यान दीजिएगा, बॉडी में विटामिन सी का फॉर्मेशन सूर्य के पराबैंगनी किरणों से होता है, जो कि पराबैंगनी किरणें, मान लीजिए यह त्वचा है, यह त्वचा है पूरा, इस त्वचा पे पराबैंगनी किरणें पड़ रही हैं ऐसे। तो यह पराबैंगनी किरणें जब त्वचा पे पड़ती हैं तो त्वचा में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण होता है। और विटामिन के का संश्लेषण यह होता है आपका, विटामिन के का संश्लेषण कोलन में, यानी कि आंत में। और कौन सी आंत में, बड़ी आंत में होता है। तो बड़ी आंत में विटामिन के का संश्लेषण होता है, और यह होता है जीवाणुओं के द्वारा। कौन करता है इसका फॉर्मेशन, जीवाणु करते हैं। कौन निर्माण करता है, जीवाणु इसका निर्माण करते हैं, किसका, विटामिन के का। और यह कहाँ होता है, कोलन में। यहाँ फिगर आप देख पा रहे हैं, बड़ी आंत दी गई है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, फॉर्मेशन तो हो गया, तो इसका अवशोषण कहाँ होता है, इसका अवशोषण भी वहीं पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा फास्फोरस का एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इन सब से मिल करके बना होता है। जैसे शरबत कह दिया जाए तो शरबत में क्या होता है, नींबू होता है, लेमन हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, या किसी का मन किया तो और कुछ डाल दिया, मतलब एक दो मटेरियल। तो इन सब 2 4 5 6 चीज़ों से मिलकर के शरबत तैयार हो गया। तो उसी तरीके से उसका नाम पड़ गया भाई शरबत। बिल्कुल उसी तरीके से यह होता है कार्बन, न्यूक्लिक एसिड के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, इनसे मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनता है। और पहले जब ई मिलते हैं, कौन, नाइट्रोजन, कौन सा हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये सब बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये हैं आपके न्यूक्लियोटाइड। ठीक है दोस्तों, तो यह न्यूक्लियोटाइड है। अब जब न्यूक्लियोटाइड किसी जगह ढेर सारा इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएंगे, तो वो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है। न्यूक्लिक एसिड बना दिए। कौन बनाया? बहुत से न्यूक्लियोटाइड। बहुलक का मतलब जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, या बहुलक का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, उसको हम बहुलक कहते हैं। जैसे आम हो गया, किसी टोकरी में आम बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे आमों का बहुलक। तो आम ज़्यादा मात्रा में है ना, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कौन है? आम है। तो इस प्रकार से बहुलक का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ हो। तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है न्यूक्लिक एसिड, और कोशिकाओं में डीएनए तथा आरएनए के रूप में पाया जाता है। यह सेल्स में डीएनए व आरएनए के रूप में पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका प्रमुख कार्य, यानी किसका प्रमुख कार्य? भाई न्यूक्लिक एसिड का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड का जो प्रमुख कार्य होता है वो है क्रोमेटिन जाल का निर्माण करना और आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करना या पहुंचाना। तो एंजाइम का निर्माण एवं प्रोटीन का संश्लेषण तथा नियंत्रण करना भी इनका काम होता है। क्या काम होता है? क्रोमेटिन के जाल का निर्माण करना, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाना, और एंजाइम का निर्माण व प्रोटीन का संश्लेषण तथा नियंत्रण करना। और यह आप फिगर जो देख रहे हैं यह क्रोमेटिन का जाल है। ठीक, कौन बनाया? न्यूक्लिक एसिड ने बनाया। न्यूक्लिक एसिड का ये काम है क्रोमेटिन जाल का निर्माण करना। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे खनिज। तो खनिज एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के भार का 4 से 5% तक होते हैं। मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के बॉडी में खनिज पदार्थ की भी आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे क्या है, जो खनिज होता है यह अकार्बनिक पदार्थ है, और यह कितना होता है हमारी बॉडी में? तो हमारी बॉडी में हमारे भार का 4 से 5% खनिज होता है। जैसे मान लीजिए यदि बॉडी का वेट 100 kg है तो 4 से 5 किलोग्राम खनिज पाया जाएगा बॉडी में। और यहाँ यह खनिज जो होता है भूमि से मिलती है। तो खनिज भूमि से मिलता है तो डायरेक्ट मनुष्य तो भूमि में जाएगा नहीं कि भाई मिट्टी हटा करके या कहीं से भी खनिज निकाल करके उसको खा लिया जाए या फिर ग्रहण कर लिया जाए, जिससे कि हमें हमारे शरीर में खनिज की आपूर्ति हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, यह हमें अथॉरिटी नहीं दी है भगवान ने। अथॉरिटी केवल और केवल पौधों को है। तो वनस्पति क्या करते हैं, वहाँ पे ज़मीन से खनिज को अपने अंदर लेते हैं, और जो उसका फ्रूट होता है या हम फूड के रूप में सेवन करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में, पौधों का या वनस्पति पौधों का जो भी हो गए तो उनका सेवन हम करते हैं। तो अब उनसे उनके द्वारा जो खनिज लिया गया है मिट्टी से, अब वो खनिज हमारे अंदर जाएगा, क्योंकि अब हम उस पौधे के फल को या जो भी हम खाते हैं उनके माध्यम से हमारे बॉडी में जाएगा। हम डायरेक्ट मिट्टी से खनिज को नहीं निकाल करके ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी ऐसी प्रक्रिया हमारे बॉडी को नहीं मिली है कि ऐसा प्रक्रिया हमारी बॉडी कर सके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक प्रक्रिया को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन करता है? खनिज करता है। खनिज का काम है बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करना। और इस प्रकार शरीर का कैल्शियम, फास्फोरस, फेरस, जिंक, मैग्नीज, ये सब हैं आपके खनिज हैं। ये खनिज के नाम हैं। इतने खनिज आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये सब खनिज बॉडी को चाहिए। और बाय द वे हमारी बॉडी में लगभग 29 प्रकार के खनिज की ज़रूरत होती है। कितने प्रकार की खनिज की ज़रूरत होती है? 29 प्रकार के खनिजों की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में। मानव शरीर में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं। कितने तत्व भाग लेते हैं? 36 तत्व भाग लेते हैं। 36 एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे उसमें हो गया आपका कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, फेरस, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, कोबाल्ट, फेरस, आयोडीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये कुछ प्रकार हैं इनके। ये जो तत्व हैं इनके कुछ प्रकार हैं, और इनमें
खनिज भी हैं, जो कि 29 प्रकार के खनिज की ज़रूरत होती है, तो इनमें कुछ खनिज मतलब खनिज भी इनमें इंक्लूडेड है। ये सब खनिज ही तो हैं। और यहाँ पे देखिएगा, अब आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे, यह है जल। तो जल एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। लेकिन हमने क्या कहा था कि जिसमें कार्बन होगा उसको हम कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली होता क्या है, जो मटेरियल्स होते हैं या जो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर कार्बनिक पदार्थों की तरह प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी उनको हम कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे। तो जल का जो प्रॉपर्टी है वह कार्बनिक की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसे कार्बनिक की श्रेणी में रखा गया है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर के भार का, एक्चुअली यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है, तो शरीर के भार का 65 से 75% भाग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जल सब, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जल महत्वपूर्ण यौगिक है या कंपाउंड है हमारी बॉडी के लिए, और यह हमारे बॉडी में लगभग 65 to 75% होता है भार का। जैसे किसी व्यक्ति का भार यदि 100 kg है, तो उसके बॉडी में लगभग 65 से 75 किलोग्राम क्या होगा, पानी होगा। बात समझ में आई। और यहाँ पर जल के कुछ मुख्य कार्य दिए गए हैं, तो उसके कार्य कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। तो शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस या अन्य प्रोसेस जो हो रहे हैं, अन्य प्रक्रियाएं हो रही हैं, वह सब की सब जल के बिना अधूरी हैं। उनको जल चाहिए ही चाहिए किसी भी शर्त पे। तो यदि जल हमारी बॉडी में कम हो रहा है या पानी की मात्रा कम हो रही है, तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड या यौगिक है जल, हमारी बॉडी के लिए, मनुष्य की बॉडी के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। तो हमने बताया था आपको, जल के मुख्य कार्य में इस तरीके से कुछ कार्य हैं आपके, कि जल क्या करता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? पसीने द्वारा या वेपोराइजेशन होता है पसीने का, उसके द्वारा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यह प्रक्रिया अक्सर आप क्या करेंगे कि गर्मी के मौसम में देखते हैं। गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना होता है, तो वह इसलिए होता है कि गर्मी के मौसम में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बॉडी को, इंसान क्या है, इंसान वो समतापी प्राणी है, इंसान भी एक प्रकार का जीव है, तो वह समतापी प्राणी यानी कि निश्चित टेम्परेचर में ही वह रह सकता है। यदि इंसान के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से अप या डाउन हुआ तो वह बीमार हो जाएगा, उसको बुखार आ जाएगा, यानी शरीर का टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाएगा। तो ऐसा होने से वह बीमार हो जाएगा। तो ऐसा न करने के लिए बॉडी क्या करती है, पसीने के माध्यम से उस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। अब शरीर के नेक्स्ट देखिएगा, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन या महत्वपूर्ण माध्यम है। अब शरीर के जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करता है। अब जैसे यूरिन के माध्यम से जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनिया के लिए महत्वपूर्ण है यूरिन। तो अमोनिया क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है बॉडी में। अब अमोनिया को निकालने के लिए बॉडी से पानी क्या करता है, अपने उसको घोल लेता है, और घोलने के बाद उसको बाहर निकाल देता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि अमोनिया बॉडी में रुक जाए तो भी बीमारियां लग जाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर आप। हाँ, तो कहाँ हम लोग, ठीक है, इस पॉइंट पे हैं। इसके अलावा हमारे शरीर को रुक्ष अंश की जरूरत पड़ती है, जैसे दलिया, सलाद, सब्जियां एवं फल, जिसमें छिलका तथा रेशा अधिक होता है। तो यहाँ पे आपने देखा नया वर्ड रुक्ष अंश। रुक्ष अंश का बस तात्पर्य आप समझिएगा कि यह एक प्रकार का फाइबर वाला खाद्य पदार्थ है, यानी जैसे जिसमें रेशा हो। तो जैसे कि रेशा का तात्पर्य होता है, जैसे जो भी सलाद हो गई आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उनमें कुछ रेशे पाए जाते हैं, जो कि बॉडी में जो भी फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने में, और आपके एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि आहार नाल में उनके
स्थानांतरण प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। इसलिए रेशेदार खाद्य पदार्थ काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं बॉडी के लिए। अब अगला टॉपिक है आपका, पानी में जो आर्सेनिक घुले होते हैं उनके कारण कुछ रोग हो जाता है। तो वह जो रोग होता है केराटोसिस नामक बीमारी से होता है। पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस नामक बीमारी होती है। अब ये केराटोसिस बीमारी जो है कुछ इस तरीके का होती है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो जैसे होता है कि शरीर पे दाने निकल जाते हैं और ये दाने इस प्रकार से लगते हैं जैसे कि सैंड पेपर हो, यानी बालू कागज हो, इस तरीके की ये होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फल एवं सब्जियों के सेलुलोज हमारे शरीर का अपाच्य भाग है, परंतु पाचन के लिए उत्तम और आंत की गति में सहायक होते हैं। यहाँ पे जो सेलुलोज हो गया वो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन पाचन प्रक्रिया में आंत में जो आपका खाद्य पदार्थ डाइजेस्ट हो चुका है, अब वह गमन कर रहा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहा है। यानी कि पेट से ग्राहड़ी में आया, ग्राहड़ी से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में आ रहा है। तो उसमें जो आने जाने में दिक्कत ना हो उसके लिए सेलुलोज इंपॉर्टेंट होता है। सेलुलोज इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संतुलित पोषण। तो संतुलित पोषण क्या होता है? ऐसा पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, संतुलित भोजन कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन सी की कमी होती है। आयरन मतलब कि फेरस, और विटामिन सी, इसकी कमी होती है। तो दूध को भी आप परफेक्ट डाइट नहीं कह सकते हैं, संतुलित आहार पूरी तरह से नहीं है। यदि आप दूध ले रहे हैं तो उसके साथ फेरस या विटामिन सी से संबंधित आपको खाद्य पदार्थ लेने चाहिए, जिससे कि आपकी डाइट कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का यह वीडियो? हमें लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और यह भी बताइएगा कि आपको अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए और कौन सा पीडीएफ चाहिए, जिससे कि आपके स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।